Hello students, this video is for DLED सेकेंड सेमेस्टर। आज हम लोगों ने गुप्त और मौर्य वंश समाप्त कर दिया है, पढ़ लिया है। और उसके बाद हमारा आता है हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश। वर्धन वंश के विषय में बहुत अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन बस हर्ष से पहले के 4 पूर्वजों का नाम लिया जाता है, जिसमें नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन को इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक कहा जा सकता है, जबकि इस वंश का जो बाण भट्ट ने हर्षचरित में पुष्यभूति का नाम लिया है, तो पुष्यभूति को इसका एक आदि पुरुष कहा जाता है, तो यानी कि उसके पहले रहा होगा। ठीक है, वर्धन वंश प्रथम प्रतापी नरेश था प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का। वर्धन वंश में माना जाता है कि प्रभाकर वर्धन जो था उसने ही परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, इसके प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो दोनों पुत्रों में एक पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और उसकी पुत्री का नाम क्या था? राजश्री। ठीक है, तो जो बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन 586 ईस्वी में, और उसका जन्म, और हर्षवर्धन 590 ईस्वी और राजश्री 592 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है तीनों का। 605 ईस्वी में जो राजश्री थी उसका विवाह मौखरी नरेश, कन्नौज के मौखरी नरेश थे ग्रहवर्मा, उनके साथ हो गया। तो उसी वर्ष क्या हुआ, राजवर्धन ने हुणों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण किया, परंतु अचानक क्या हुआ, इधर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई। तो आधे से ही वापस लौट आया, क्योंकि जो कन्नौज का जो सिंहासन था वो खाली था, मतलब वापस आया क्योंकि रिक्त सिंहासन पर उसे बैठना था। राज्याभिषेक के पहले ही, ठीक है, राज्याभिषेक के पहले ही ये सूचना मिली कि जो मौखरी नरेश हैं ग्रहवर्मा, उनके ऊपर आक्रमण हो गया है और मालवा के नरेश देवगुप्त ने उसको मार डाला है। ठीक है, और जब ये सूचना मिली तो कौन था वो जिसको मार डाला? देवगुप्त के द्वारा ग्रहवर्मा को मार डाला गया है। और इसके में तो देवगुप्त की सहायता किसने करी है? बंगाल के नरेश शशांक ने। और साथ ही साथ शशांक ने क्या किया है? शशांक ने उसकी बहन राजश्री को कैद भी कर लिया है। तो राज्यवर्धन ने जब ये बात सुनी तो उसने तुरंत जो है वो मालवा पर आक्रमण किया, देवगुप्त को हराया, परंतु शशांक जो है वो वहाँ से भाग गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मालवा था और बंगाल के जो राजा थे, इन दोनों ने कहीं ना कहीं वर्धन वंश के लिए एक समस्या खड़ी कर दी, संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। अब इसके बाद राज्यवर्धन ने जब शशांक से युद्ध किया तो शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। मतलब जो वर्धन वंश का पहला प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र और वर्धन वंश का वर्तमान होने वाला शासक, उसकी मृत्यु हो गई। अब तो बहुत संकट खड़ा हो गया, और हर्षवर्धन उसका छोटा भाई था। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक का इसका राज्यकाल माना जाता है। और हर्षवर्धन को जब ये सूचना मिली इस तरह की, पहले उसके पिता की मृत्यु हुई, फिर आक्रमण हुआ वहाँ उसकी बहन के राज्य पे, उसके बहनोई को मार डाला गया और उसके बाद उसके भाई को मार डाला गया। तो ये जो परिस्थितियाँ हुई, राजनीतिक दुर्घटनाएं, उससे हर्षवर्धन पर बहुत अधिक मानसिक बोझ हो गया। और जो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है उसमें ये वर्णन है कि जैसे ही ये सूचना मिली तो हर्षवर्धन ने अत्यंत क्रुद्ध अवस्था में क्रोधित होकर ये ओथ ले लिए, शपथ ले ली कि मैं शीघ्र ही धरती को गौड़ विहीन, क्योंकि गौड़ शासक था शशांक, उसको गौड़ विहीन कर दूंगा, अन्यथा अपने शरीर को अग्नि में झोंक दूंगा। यानी कि कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर प्रतिशोध की ध्वनि थी कि वो ढूंढने लगा। 2 समस्याएं थी, एक तो राजश्री को ढूंढना भी था और शशांक से बदला लेना था, और कन्नौज में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये भी प्रश्न था।
तो धीरे उसने फिर माना जाता है कि उस समय वो सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष का था। ठीक है। राज्यारोहण से पहले वो राष्ट्री को छुड़ाने के लिए गया। पता चला कि जब वो छुड़ाने गया कन्नौज से, तो वो वहाँ से भाग चुकी थी राष्ट्री, और माना जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए कूदने जा रही थी जब वो हर्षवर्धन को मिली। हर्ष ने उसे भी बचा लिया, मतलब कन्नौज उसे लिवा लाया, और वहाँ पर गृह वर्मा के जो मंत्री थे उन्होंने कन्नौज का शासन सौंप दिया। वहाँ पर उनका शासन छोड़कर वापस थानेश्वर आया। थानेश्वर और कन्नौज अब दोनों ही कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के अंडर में राज्य हो गए थे। और 606 ईस्वी में हर्ष संवत, जो हर्ष का संवत माना जाता है, उसके बैठने की तिथि मानी जाती है। अब आता है हर्षवर्धन ने कौन कौन से अभियान किए। तो पहला, उसने सौराष्ट्र के ध्रुवसेन से युद्ध किया। ठीक है, उसको पराजित किया, और उसके बाद ध्रुवसेन द्वितीय ने युद्धस्थल से भाग कर जो है शरण ली, और वहाँ जाकर ऐसा माना जाता है कि उसने किसी तरह से ध्रुवसेन को अपना राज्य वापस कर दिया, और उसके बाद हर्षवर्धन तथा उसका विवाह अपनी पुत्री से कर दिया, मतलब उसे संबंधी बना लिया था। ठीक है। फिर आता है उसके बाद जो है हर्षवर्धन ने उत्तरी भाग पर भी विजय प्राप्त करी, मतलब कई विजय करी उसने। फिर बंगाल के सबसे जो प्रमुख युद्ध था वो यही था, क्योंकि प्रारंभ से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बंगाल के शासक शशांक से युद्ध किया उसने। हालांकि शशांक पर उसे विजय तो नहीं मिली प्रारंभ में, लेकिन अंतिम चरणों में उसने बंगाल पर अपनी आधिपत्य कर लिया था। फिर एक जो महान युद्ध हुआ हर्षवर्धन के समय का, दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। ये पुलकेशिन द्वितीय बहुत शक्तिशाली शासक था, और पुलकेशिन द्वितीय को हर्ष पराजित नहीं कर पाया था। तो हर्ष के साम्राज्य का विस्तार अगर हम बात करें तो कश्मीर, पंजाब, दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विंध्य पर्वत, वर्तमान का जितना भी है कान्यकुब्ज, पूर्वोत्तर उत्कल, ये उड़ीसा तक फैला हुआ था। अब जो आपके में क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक तो यही आता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी और इसमें क्या वर्णित है। तो बाण भट्ट के द्वारा रचित है। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था, बाण भट्ट थे, और उन्होंने हर्षचरित में हर्ष के काल की बहुत सारी जीवन उपलब्धियों का वर्णन किया है। फिर आता है उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी। तो केंद्रीय शासन में वही जैसे इसके पहले की सभी उसमें आपने पढ़ा है, परम भट्टारक और महाराज रिधिराज, एकाधिक चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी उपाधियों को हर्षवर्धन ने धारण किया, और आय व्यय, युद्ध व्यय के संचालन के लिए ये जो सारे कार्य होते थे वो केंद्रीय स्तर पर ही होते थे। राजा कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख की इच्छा नहीं करता था, बल्कि प्रजा के सुख को प्रथम रखता था। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग होते थे? पुरोहित, प्रधानमंत्री, ठीक है, अक्षपटालाधिकृत। ये अक्षपटालाधिकृत किसे कहा जाता था? रिपोर्टर्स को, जो आंखों देखा हाल सुनाते थे। ठीक है। फिर राज्य पदाधिकारी होते थे, इसमें भी वृहद अश्वर जो है वो अश्व का होता था। कटुक किसे कहते थे? गज के सेनाध्यक्ष को कहते थे। ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। प्रांतीय शासन में भी प्रांतों को क्या कहा जाता था, ये पूछा जाता है। भुक्ति किस के शासनकाल में कहा था? प्रांतों को भुक्ति अथवा देश की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद आता है विषय। विषय किसे कहते थे? राज्य। विषय मतलब प्रत्येक प्रांत को विषयों में, विषय मतलब जिले। ठीक है। तो भुक्ति जिला और विषय उसके भुक्ति स्टेट, और उसके विषय का मतलब उसके जो जिले थे। तो प्रत्येक प्रांत में विषयों में विभाजित होता था, और विषय के अधिपति को विषयपति जैसे कहते थे, जैसे डीएम की बात करें हम, जिलाधिकारी। तो उसी तरह ये राज्यों के शहरों के होते थे। ठीक है, नगर प्रमुख। फिर ग्राम शासन में ग्राम छोटी इकाई था, इसको महत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महत्तर। और जो ग्राम सबसे छोटे इसके अधिकारी जो होते थे उनको महत्तर कहा जाता था। ठीक है। इनका कार्य भी देखभाल करना था, ग्रामों में सड़कें बनवाना, खेती किसानी से संबंधित जो भी चीज़ें थी उनको सही करना। न्याय व्यवस्था, हर्षवर्धन बहुत ही न्यायप्रिय शासक माना जाता है, और उसका राजा का निर्णय ही अंतिम माना जाता था। दंड व्यवस्था कैसी थी? बहुत कठोर थी। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास दिया जाता था, और माता पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने पर, विश्वासघात करने पर कठोर दंड की व्यवस्था थी। फिर पुलिस विभाग इनका कैसा था?
ठीक है। उसके बाद लोक मंगलकारी कार्य, हर्षवर्धन ने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही किया, लोक मंगलकारी विभाग, यानी जिसको हम PWD कह सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इसका मुख्य कार्य क्या था कि लोगों की, जनता की सुख सुविधाओं में वृद्धि करना। हर्षवर्धन स्वयं इस बात का बड़ा ध्यान रखता था कि उसके यहाँ किसी भी तरह के राहगीरों को, मुसाफिरों को या वहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो उसने बौद्ध विहार और मंदिर, बौद्ध विहार, चैत्य मंदिर, विहार कई सारे बनवाए थे, चिकित्सालयों की व्यवस्था कराई थी और सड़कों की व्यवस्था कराई। सड़कों के किनारे किनारे वृक्ष लगवाए ताकि आने जाने वाले राहगीरों को छायादार वृक्षों की छाया मिल सके। तो और यात्रियों के बीमार हो जाने पर मुफ्त में इलाज की सुविधा भी उसके शासनकाल में थी। हर्षवर्धन की, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके में, कन्नौज की धार्मिक सभा का वर्णन कीजिए, या कन्नौज की धार्मिक सभा कहाँ हुई थी। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन बहुत धार्मिक और दानी शासक था। ठीक है, और शिव का परम भक्त था। उसे परमेश्वर की उपाधि भी दी गई है, परमेश्वर भी कहा गया है। और उसके बावजूद वो बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हुआ, और बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के बाद उसने स्वयं जो है मांस मदिरा राज्य में बंद करवा दी थी। ठीक है, वो बहुत सैकड़ों स्तूप भी उसने बनवा, धार्मिक दृष्टि से वो इतना उदार सहिष्णु था कि किसी भी धर्म के विषय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। माना जाता है कि हर्षवर्धन हेमसांग जब हर्षवर्धन के यहाँ आया, उसकी राजधानी में कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज, वर्तमान का कन्नौज, तो वहाँ पर हर्ष ने उसका बहुत स्वागत किया, यानी कि उसके यहाँ विदेशी आगंतुकों और ज्ञानी आगंतुकों की बहुत अधिक, विद्वानों की बहुत अधिक सम्मान, उनका बहुत अधिक सम्मान था, उनकी देखरेख होती थी। और जब कन्नौज में उसने एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था जिसमें बहुत सारे नरेशों को उसने बुलाया था, ब्राह्मण भी थे और बौद्ध धर्म के भी मानने वाले थे, और आवास के लिए घास फूस के शिविरों का निर्माण भी कराया गया था। लेकिन क्योंकि हर्ष ने अचानक बौद्ध धर्म को बहुत अधिक महत्ता दे दी, बुद्ध की मूर्ति को खांती पर रखकर पूरे नगर में घुमाया गया, ह्वेनसांग को अत्यधिक सभापति का आसन दे दिया, मतलब आसन दिया गया, यानी कि ह्वेनसांग को बहुत अधिक महत्ता दी गई। और 23 दिनों तक विभिन्न धर्म के लोग जो वहाँ पर एकत्रित हुए थे, उसमें जो है वो ह्वेनसांग और इनके द्वारा महायान संप्रदाय को, 23 दिनों की जब सभा चली तो महायान संप्रदाय को बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय घोषित कर दिया गया। इससे ब्राह्मणों को बहुत आघात हुआ और माना जाता है कि इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मंडप में आग लगा दी गई थी, सभा मंडप में, और हर्षवर्धन को मारने का प्रयास भी किया गया था। बाद में हर्षवर्धन ने भी इसके खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया और निष्कासित कर दिया था उन ब्राह्मणों को। फिर उसके बाद प्रयाग की धार्मिक सभा हुई। प्रयाग में, ये आप सभी जानते होंगे कि वो प्रति 5 वर्ष में प्रयाग जाता था हर्षवर्धन, और सब कुछ सिर्फ मतलब अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त अपना सब कुछ जितना भी 5 वर्षों में उसने एकत्रित किया होता था वो सब दान कर देता था, जिसके कारण उसे महादानी भी कहकर बुलाया गया है। ठीक है, फिर हर्ष का कला के प्रति कैसा था, क्योंकि उसके दरबार में बहुत सारे कवि थे और बहुत सारे साहित्यकारों को आश्रय मिला हुआ था। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी के प्रसिद्ध ग्रंथ आप सब ने जाने होंगे, आपको पता होगा। उसके अतिरिक्त इसके काल में हरिदत्त, मातंग, दिवाकर आदि विद्वान भी थे। ठीक है, बहुत विद्या प्रसार के लिए उसने कई सारे कार्य किए थे, और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को उसने बहुत मतलब 220 गाँव की जो आय है वो दान दे दिया था, दान देने का निश्चय किया था, यानी कि वो विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति भी बहुत अधिक जागरूक व्यक्तित्व का था। और स्वयं वो उच्च कोटि का विद्वान था। ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर्ष द्वारा रचित नाटकों के या रचनाओं के नाम लिखिए। तो 3 रचनाएं उसने की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में, तो ये आप ध्यान रखिए। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका उसकी उच्च कोटि की रचनाएं थी। स्वयं वो चित्रकार भी था, साहित्यकार भी था, और उसने बहुत अधिक ऐसे कार्य करे हैं ललित कलाओं से संबंधित कि उसकी अत्यधिक महत्ता रही है। मूर्तिकला और वास्तुकला की भी अच्छी उन्नति हर्ष के काल में हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्धन वंश की बात करें और कन्नौज के सर्वोच्च शासक की बात करें तो हर्षवर्धन के आगे और किसी का भी नाम
नहीं आता है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो ये आपका वर्धन वंश समाप्त हो गया, यानी कि पहला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, और बाकी आप समझ लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे।